नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके साथ फ़ेसबुक पर जुड़ने का ये मौका मुझे मिल रहा है और वो भी इतना ग़मगीन, इतना दुखद ये पल है ख़ासकर मेरे लिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की पूरा जो आकाश है, उसमें घना अंधेरा छा गया है। मैं बात कर रही हूँ विनोद दुआ, जो हमारे बीच नहीं रहे। कई दिनों से वो जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, ज़िंदगी-मौत के बीच और आख़िरकार उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इस बात की घोषणा कर दी उनके इंस्टाग्राम पर कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका टाइटल मैंने दिया कि विनोद दुआ को कैसे याद करें और ये सवाल जैसे ही मेरे सामने उठा बहुत मुश्किल हो गया इसका जवाब और मैं ज़ाहिर है ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि दर्शक जैसे उसे उन्हें याद करेंगे, वो याद करेंगे लेकिन मैं एक दोस्त के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पर अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ होता है फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंस्पिरेशन आपको देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्त जैसा भी है यानी इतना एक्सेसिबल है कि उससे दोस्ताना बातें भी कर ली जाएँ और एक एक फिलॉसफर और गाइड की तरह, एक मेंटर की तरह भी होता है, एक व्यक्ति जिसके पदचिन्हों पर चलकर आप वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि विनोद दुआ को कैसे याद करें, मैं यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि 40 साल से भी ज़्यादा 42 साल का उनका पत्रकारिता का सफ़र, उसमें कौन से ऐसे लम्हे आए, कौन-कौन से ऐसे क्षण आए, जिसमें विनोद दुआ ने जिसको कहते हैं कि एक लीडरशिप, एक सोशल लीडरशिप दिखाई। और मैं ये कह रही हूँ कि आज क्यों मैं कहना चाहती हूँ कि आसमान में घना अंधेरा छा गया, क्योंकि विनोद दुआ उस वक़्त पर तो विनोद दुआ थे, जब कोई बीजेपी नहीं थी, कोई आरएसएस नहीं था, कई लोग उनको सिर्फ़ रिड्यूस कर देना चाहते हैं, उनको समेट देना चाहते हैं एंटी बीजेपी या एंटी मोदीइज़्म के तौर पर, ऐसा नहीं है। विनोद दुआ का अगर आप 42 साल का पूरा पत्रकारिता का सफ़र देखिए तो उसमें इमरजेंसी भी आती है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने एक तरह से छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर स्यूडो सेक्युलरिज़्म नाम का एक शब्द गढ़ा था और कैसे विनोद दुआ ने पीटीसी करते हुए कहा था, मैं विनोद दुआ स्यूडो सेक्युलर। यानी आप ये सोचिए कि विनोद दुआ की जो पत्रकारिता है, उनका जो सामाजिक जीवन रहा, उससे सिर्फ़ एक दौर, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सामाजिक एक तरह से आईना, उन सब में बाँध के नहीं देखा जा सकता। विनोद दुआ थे। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ उनके आखिरी सालों से, जो एक तरह से उन्होंने उनका पूरा जो पत्रकारिता का जीवन था, उसको एक नई ज़िंदगी मिली और उनकी नई ज़िंदगी के साथ कैसे पत्रकारिता को हिंदी टीवी पत्रकारिता को जो उन्होंने डिजिटल के प्लेटफ़ॉर्म पे जिसको शुरू किया दोबारा, आखिरी के जो उनके कुछ साल रहे, मैं उनसे विनोद दुआ को याद करना चाहती हूँ। विनोद दुआ जो कि बहुत सालों तक एनडीटीवी से उनका जब एक तरह से उनका नाता टूटा, उसके बाद उन्होंने कहीं भी काम करना बहुत अच्छा नहीं समझा और वो एक तरह से एक एक अनजानी सी दुनिया में चले गए जहाँ विनोद दुआ गाते तो थे, विनोद दुआ गाते थे, बजाते थे, खाना पकाते थे, बहुत शौक से खाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स को जितना एन्जॉय करता था, उतना ही जीवन को भी एन्जॉय करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी ज़िंदगी जी जिसमें मैं आज दुःख के साथ उनको याद नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसे एक ऐसी लाइफ़ को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, एक ऐसी लाइफ़ का जश्न मनाना चाहती हूँ जिसने अपनी सामाजिक, अपनी जो निजी ज़िंदगी थी और इसके अलावा जो उसकी एक एक पब्लिक लाइफ़ थी, उन तीनों को जिस तरह से जिया उस व्यक्ति ने, 67 साल की उम्र में हमारे बीच से वो चले गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक-एक लम्हा जिया, उनकी ज़िंदगी में हर लम्हे में ज़िंदगी मौजूद थी। यानी एक ऐसा जीवन जो जीवन से भरपूर था। तो मैं याद करना चाहती हूँ विनोद दुआ के आखिर के जो 4-5 साल उनके रहे, उससे विनोद दुआ को मैं याद करना चाहती हूँ। कि कैसे विनोद दुआ ने जब द वायर पर उन्होंने नया कार्यक्रम शुरू किया, जन की बात, जन गण मन की बात, तब वो एक ऐसा दौर था जिसमें एक पत्रकार के तौर पर भी मैं पूरी तरीके से निराश महसूस कर रही थी। आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, वो नई-नई सरकार थी और जिस तरह से जो मीडिया का पूरा एक एक सिनेरियो जो था, मीडिया की पूरी जो तस्वीर थी, वो इस कदर खामोश हो गई थी, वो इतना कंट्रोल्ड हो गया था कि कहीं से भी कोई भी असहमति की आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई भी जिसको हम डिसेंट कहते हैं, वो कोई डिसेंटिंग आवाज़ नहीं आ रही थी। टीवी
पूरे तरीके से नतमस्तक हो चुका था, दरबारी सरकारी बन चुका था। ये समझ लीजिए आप कि उनकी आलोचना करने के लिए 5 बार सोचना पड़ता था। हर तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी का सिर्फ़ जय-जयकार हो रही थी और एक एक खौफ़ का माहौल था पत्रकारिता के का पूरा भारत का जो पत्रकारिता जगत है उसमें। और ऐसे वक़्त में उन्होंने ये तय किया विनोद दुआ ने कि वो एक ऐसा कार्यक्रम लाएँगे जिसमें वो एकदम घने घुप अंधेरा जिसे हम कहते हैं, उस घुप अंधेरे में उन्होंने एक तरह से रोशनी कैसे की, उन्होंने कोई बड़ा बल्ब या कोई बड़ा सूरज नहीं, एक चिराग जलाकर, एक उन्होंने एक दिया जलाकर उसकी शुरुआत की। यानी पहली बार जब विनोद दुआ का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इससे पहले कि लोग देखना शुरू करते, एक जो क्यूरियोसिटी थी, उससे ज़्यादा हैरानी थी। ये कहाँ से ये व्यक्ति आ गया अचानक? ये क्यों सवाल पूछने लगा? ये 60 साल से ऊपर की उम्र का ये आदमी, क्या इसे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है? इसे जो है अपनी बढ़ती हुई उम्र की फ़िक्र नहीं है? ये अचानक क्यों सवाल पूछ रहा है? इस तरह से देखा गया उन्हें जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे या वो लोग जो एक तरह से आदी हो गए थे ऐसी पत्रकारिता के, ऐसे जीवन के ना सवाल पूछे जाएँगे, ना कोई जवाब आएँगे। ऐसे वक़्त में मैंने विनोद दुआ से कितना हौसला हासिल किया, मैंने विनोद दुआ से कितना साहस मुझे मिला कि पत्रकारिता में की फिर से जो है शुरुआत किया जाए, फिर से साँस लिया जाए, फिर से बात की जाए, फिर से जिया जाए, फिर से सवाल पूछे जाएँ, फिर से कहानी कही जाए। ये सब कुछ एक व्यक्ति ने आप सोचिए कि भारत में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में पत्रकार हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस घने घुप अंधेरे में, एक अंधे कुएँ में जाकर एक चिराग जला दिया, एक दिया जला दिया। मैं आज विनोद दुआ को उस घने आकाश में एक दिए के तौर पर याद करना चाहती हूँ। मैं विनोद दुआ को एक उस आवाज़ के तौर पर याद करना चाहती हूँ जो पूरे तरीके से खामोशी, पूरे तरीके से सन्नाटा छा गया हो और ऐसे वक़्त में एक व्यक्ति पीछे से आवाज़ लगाता है कि भारत ज़िंदा है, पत्रकारिता ज़िंदा है, मैं ज़िंदा हूँ, विनोद दुआ ज़िंदा हैं। विनोद दुआ ने सबसे बेहतरीन जो उनके ज़िंदगी के साल थे, मैं बहुत पुरानी बात तो शायद नहीं कह पाऊँगी, उम्र मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने उनके आखिरी के साल देखे और आखिरी के सालों में जो पत्रकारिता पर जो एक संकट आया हुआ था, उस संकट के एक तरह से एक संकट मोचक की तरह वो आए। और उन्होंने पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी को जैसी आवाज़ दी, पूरी पीढ़ी को जो रोशनी दी, पूरी पीढ़ी को जो हौसला दिया, मैं विनोद दुआ को उस विनोद दुआ के तौर पर याद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो दूरदर्शन में 80 के दशक में, उसके बाद 90 के दशक के भी कुछ लोग उनकी वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं। उतना सब कुछ तो मुझे याद नहीं है, ज़ाहिर है जब मैं 90 के दशक में स्कूल में रही होंगी, थोड़ा बहुत एक एक तरह से एक फेंट मेमोरी है मुझे। लेकिन उसके अलावा विनोद दुआ को जिस तरह के एक पत्रकार के तौर पे मैंने जाना, एनडीटीवी में मैंने उन्होंने साथ में काम किया, जब उनका नया शो लॉन्च हुआ विनोद दुआ लाइव। कितना खूबसूरत, कितना हसीन, कितना पत्रकारिता के साथ-साथ जो साहित्यिक जो उनका एक टच हुआ करता था, एक लिटरेरी टच, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने भरपूर जीवन जिया है। और इसीलिए आप देखिए विनोद दुआ का नाम आते ही मेरे चेहरे पर जो जो मुस्कुराहट है और मैं जो एक उनके पूरे जीवन को जो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, एक जश्न मनाना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिनको उन्हें पत्रकार के साथ-साथ एक दोस्त को भी के तौर पे भी जानने का मौका मिला, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो जिससे मैं इंस्पिरेशन लिया करती थी, किसी मुश्किल में होती थी तो उनको फ़ोन किया करती थी। कभी कोई मुझे एक तरह से नेतृत्व एक एक कोई गाइडेंस चाहिए होता था, तो भी मैं विनोद दुआ को फ़ोन किया करती थी। एक एक प्राइवेट टीवी ने मेरे ऊपर कार्यक्रम बनाया था कि मेरा जो पत्रकारिता का सफ़र है उस पर और उसमें विनोद दुआ का एक बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे आरफ़ा एक ऐसी लड़की के तौर पे याद है जो जब एक बार जब मैं एनडीटीवी के स्टूडियो में मैं एंकरिंग कर रही थी और उस वक़्त वहाँ पर ज़लज़ला, भूकंप आ गया था और सब कुछ हिल रहा था, लेकिन मैं स्टूडियो में उसी तरह से बनी हुई थी, दर्शकों को सूचित करने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं उस लड़की के तौर पर याद करता हूँ आरफ़ा को, जो सब कुछ हिल रहा था, लेकिन आरफ़ा स्टूडियो में अपनी बात कह रही थी। वो विनोद दुआ हैं। विनोद दुआ जिन्होंने कहा कि आरफ़ा कहीं से भी आई हो सकती हैं, उनकी कोई भी पृष्ठभूमि हो सकती है, सामाजिक, धार्मिक लैंगिक, भाषाई, क्षेत्रीय, लेकिन वो भारत के एक नागरिक हैं और एक एक साहसी पत्रकार हैं। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से मुझे और मेरी पत्रकारिता को भी देखा जा सकता था।
तो विनोद दुआ एक रोशनी, विनोद दुआ एक आवाज़, विनोद दुआ एक चुनौती, जो सत्ता, तानाशाही, जो ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन जो हमारी सरकारें, उनका रवैया रहा है हर दौर में, विनोद दुआ ने विनोद दुआ बनकर हर ऑटोक्रेटिक, हर तानाशाही सरकार को चुनौती दी और उसको याद दिलाया कि राजधर्म क्या है, उसको याद दिलाया कि उसका फ़र्ज़ क्या है। मुझे याद है विनोद दुआ जिस तरह से समझाया करते थे कि हमें अपनी सरकार को कैसे देखना चाहिए। मैं एक बार फिर से उसी तरह से याद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो नागरिकता का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया ऑफ अ सिटिज़न और सिटिज़नरी, उसको जो उन्होंने रिवाइव किया, जब वो कहते थे, जब उन्होंने एक 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 टर्म उन्होंने काफ़ी पॉपुलर की, उन्होंने कहा प्रधान सेवक। प्रधान सेवक जो खुद नरेंद्र मोदी ने अपने लिए कहा, वो खुद नरेंद्र मोदी को जब भी उनके बारे में बात करते थे, तो कहते थे, "देखिए हमारे प्रधान सेवक ये कह रहे हैं।" तो एक तरह से वो उन्हें याद दिलाना चाहते थे कि वो कोई बादशाह नहीं है, कोई शासक नहीं है, वो सेवक उन्होंने कहा है तो सेवक की तरह रहें, और वो कहते थे कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, हमारी सरकार, मैं ये बात दोबारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ, विनोद दुआ बार-बार कहते थे कि सरकार हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। हम उससे टैक्स देते हैं, हम उसको वोट देकर, चुनकर भेजते हैं कि हमारे लिए काम कीजिए। कैसे उन्होंने जनता की का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जनता जो है वो प्रजा में ना बदल जाए, जनता, आम आदमी जो है वोटर वो भक्त में ना बदल जाए। बार-बार अपने वीडियोज़ के ज़रिए वो याद दिलाने की कोशिश करते थे कि जनता, जनता है, जनता सर्वोपरि है, जनता, और जो हमारी संसद है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, उस सब में मतलब एक व्यक्ति जिसका कि सिटिज़नशिप, सिटिज़नरी में, और द आइडिया ऑफ अ सिटिज़न, जो नागरिक का एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमारा संविधान कहता है, उसमें इतना अटूट विश्वास था। दूसरा उनका जो एक सामाजिक पहलू था, वो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक डाई हार्ड सेक्युलर था। यकीन कीजिए मुझे, वो अपनी धर्मनिरपेक्षता को, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ऐसी नहीं हो सकती थी, कोई भी लालच, कोई भय ऐसा नहीं हो सकता था कि विनोद दुआ अपने सेक्युलरिज़्म, अपने लिबरलिज़्म से कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैंने बहुत नज़दीक से विनोद दुआ को देखा, और मैं ये 100% नहीं 500% इस बात को मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे मैंने देखा जो अपनी वैल्यूज़, जो उसके मूल्य थे, जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, उसी के सहारे उसने पूरी ज़िंदगी अपनी काट दी। वो अच्छे खाने के शौकीन थे, अच्छा खाना-पीना उन्हें अच्छा लगता था, अच्छे कपड़े पहनते थे। मुझे उनकी कई शॉल्स याद हैं जो वो शो करने के दौरान भी, अपने प्रेज़ेंटेशन के दौरान भी उस शॉल को इस्तेमाल किया करते थे, और मैंने उनसे कहा कि कभी मैं भी आपकी इस शॉल को इस्तेमाल करना चाहूँगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी शॉल बनवा दूँगा। उसमें बहुत खूबसूरत कोई उर्दू में एक शेर लिखा हुआ था। उन्होंने किसी से बनवाई थी या किसी ने उनको गिफ्ट की थी वो शॉल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा खाना जानता था, बहुत अच्छा गाना जानता था, बजाना जानता था, सोशलाइज़ करना जानता था, वो उनके साथ उनकी पत्नी चिन्ना दुआ, और देखिए कि कैसा एक महज़ ये इत्तेफ़ाक है, और बहुत ही दुखद ये इत्तेफ़ाक है कि दोनों, चिन्ना दुआ और विनोद दुआ, कुछ ही महीनों के भीतर दोनों हमसे विदा हो गए। और दिल्ली शहर की पहचान माने जाने वाली ये जोड़ी, जो लव बर्ड्स कहलाई जाती थी, एक ऐसी जोड़ी जो दिल्ली की महफ़िलें होती थी, उनकी रौनक हुआ करती थी, उनकी शान हुआ करती थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं विनोद दुआ को किस-किस चीज़ के लिए याद करूँ? उनके उनके सोशलाइज़ेशन के लिए मैं याद करूँ, उनकी उनकी पत्रकारिता के लिए मैं याद करूँ, उनका जो फाइन टेस्ट था इन क्विज़ीन्स, जो जिस तरह का वो खाना खाते थे, ज़ायक़ा इंडिया का आपको याद होगा कार्यक्रम एनडीटीवी पे आया करता था। उसके लिए मैं उनको याद करूँ, एक बहुत बेहतरीन दोस्त के तौर पे उनके लिए उनको याद करूँ, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक, लिबरल, सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के तौर पे मैं उनको याद करूँ, किस-किस तरह से मैं विनोद दुआ को याद करूँ। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी विरासत हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे पास छोड़ के गया है, मुझे लगता है कि एक फ़ेसबुक का ये इंटरैक्शन आपके साथ काफ़ी नहीं होगा, मुझे विनोद दुआ के बारे में बात करने के लिए। मुझे लगता है कि हमें हफ़्तों, महीने गुज़र जाएँगे विनोद दुआ के बारे में सोचते हुए, और हमारे लिए क्या मायने थे विनोद दुआ के, हमारे समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए, राजनीतिक दुनिया के लिए, हमारी संसदीय जो हमारा लोकतंत्र है उसके लिए, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जो टीवी पत्रकारिता के, हिंदी टीवी पत्रकारिता ख़ासकर उनके जो जनक हैं, जो पायनियर हैं, उनमें से एक विनोद दुआ को माना गया, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो अकेले
जो हैं वो जनक रहे हिंदी पत्रकारिता के, टीवी हिंदी पत्रकारिता के। कैसे उन्होंने हमारी पीढ़ियों को बाकायदा राह दिखाई, जो आने वाली पीढ़ियाँ थीं, कि कैसे हिंदी पत्रकारिता की जाएगी। उनका जो डिलीवरी का स्टाइल था, उनकी अलग-अलग भाषाओं की जो समझ थी, उनको वो जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, एक एक लिटरेरी टच के साथ, कभी कोई शेर पढ़ दिया, कभी कोई दोहा, कभी कोई चौपाई, कभी प्रेमचंद को याद किया, तो कभी गालिब को याद किया, कभी प्लेटो का ज़िक्र किया, तो कभी सुकरात की बात की, कभी अहमद फराज की बात की। किस तरह से अलग-अलग जो तरीकों से वो अपनी बात कहा करते थे, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खुशमिज़ाज, बहुत ही ज़िंदा दिल, कैसे जो यारों का यार जिसे हम कहते हैं, कैसे व्यक्ति के तौर पर विनोद दुआ को मैं याद करना चाहती हूँ। और आखिर में आपसे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक पत्रकारिता की विरासत को मैं कैसे देखूँगी, कि उन्होंने क्या दिया भारतीय पत्रकारिता को। एक एक जूनियर पत्रकार के तौर पर, एक ऐसा व्यक्ति जो उनको देखकर बड़ा हुआ, फिर उनके जैसे पत्रकार बनने की कोशिश की। उनके साथ इतनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे उनके साथ कई बार काम करने का मौका मिला। मैं उनकी विरासत को इस तरह से देखना चाहती हूँ कि पहली बात तो एक नागरिक को हमेशा याद दिलाना कि नागरिक सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। दूसरी बात, किस तरह से उनका सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें यकीन रहा और हमेशा अपनी आखिरी सांस तक वो इस बात को बार-बार रीइन्फोर्स करते रहे। तीसरी बात उनकी ये है कि उन्होंने जैसे सत्ता को चुनौती दी, और जो जो तानाशाही ताकतें होती हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है कि उन्हें चुनौती से बहुत डर लगता है, उनको सवाल से, वो दिखाते ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वो ताकतवर हैं, उनकी 56 इंच का उनका सीना है, लेकिन दरअसल वो बहुत डरपोक लोग होते हैं। और इस बात को विनोद दुआ ने भाँप लिया था, और इसीलिए वो जब वो सवाल पूछते थे, तो वो डंके की चोट पर, वो ताल ठोक के, आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम टीवी चैनल्स पर इस नाम से बिका करते हैं, दिखा करते हैं और बिका भी करते हैं कार्यक्रम, लेकिन ना तो वो ताल ठोक कर है, ना ही वो डंके की चोट पर है। ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेज़ेज़, ये विनोद दुआ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो ताल ठोक के डंके की चोट पर चुनौती देता था, जो सत्ता के सबसे उच्चतम स्तर पर जो व्यक्ति है, जिसके सामने सब कोई, हर हर आदमी नतमस्तक हो चुका था। जो एक एक जर्नलिज़्म ऑफ करेज, साहस की पत्रकारिता जो होती है, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, सत्ता के सामने सच बोलना। जिस तरह से वो उँगली दिखाकर बोला करते थे, कई बार ऐसा लगता है कि एक तरह से उनको उनको कॉपी करने लगती हूँ, या जब उनके बारे में सोचती हूँ, तो बोलते हुए अभी भी मेरे कानों में एक तरह से उनकी आवाज़, मैं सुन पा रही हूँ कि विनोद दुआ बोल रहे हैं। किस तरह से वो दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर, मैं एक दोस्त के तौर पर, मैं उनकी विरासत को इस तरह से सँभालना चाहूँगी, उसे आगे बढ़ा के ले जाना चाहूँगी, क्योंकि यही एक तरीका हो सकता है विनोद दुआ को अच्छे तरीके से याद करने का, कि जो पत्रकारिता का रास्ता उन्होंने दिखाया, उसको हम आगे लेके चलें। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, एक दोस्त, एक पत्रकार के तौर पर उसे आगे लेके चलूँ, और आप एक दर्शक, एक नागरिक के तौर पर याद रखें कि जो नागरिक होने का जो एक परिभाषा, नागरिक होने की जो एक पूरी परिकल्पना जो संविधान में है, कैसे उन्होंने ज़िंदा किया, उस ऐसे वक़्त में जबकि पूरे आकाश में घना अंधेरा था। तो विनोद दुआ को मैं याद करती हूँ घने आकाश में एक दिए के तौर पर। ये मेरे लिए हैं विनोद दुआ।